स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी समय के बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ लाइक आफ्टर सो लॉन्ग ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू द लेक्चर एक्चुअली ड्यू टू वंस द एडवर्स सर्कमस्टांसेस इट हैपन ओके सो जो भी आपका टाइम मिस हुआ जो भी आपके दो तीन दिन मिस हुए जिस टाइम पे मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया डोंट वरी अबाउट दैट टाइम ओके आई विल टेक केयर अबाउट दैट टाइम एंड आई विल ट्राई टू मैनेज दैट टाइम इन द फ्यूचर जिससे कि आपका जो टाइम मिस हुआ बिकॉज ऑफ मी ओके वो वेस्ट ना हो ओके सो let's start again and first of all let me revise the previous thing so in a that we were discussing about the role of the microbes in a human welfare so in which we have discussed about the various role of microbes in different sectors like in household sector in industrial sector like in the production of enzyme in the production of alcohol in the production of cheese is like the household product and the production of paneer and like cotton cheese okay so like in the production of acid organic acid the various in various sectors we discussed about the role of microbe then we discussed about the role of microbe in a sewage treatment okay in a sewage treatment like we discussed ki how the microbes play the important role in the treatment of sewage today's lecture is based on the microbes in the biogas production okay I think आपने बायोगैस के बारे में पता होगा and the few of things we have discussed earlier about the biogas बायोगैस एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एक एग्जांपल है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एग्जांपल लाइक रिसेंटली स्लोली एनर्जी सेक्टर का पूरा फोकस बायोगैस की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है बायोगैस का फॉर्मेशन आज का कॉन्सेप्ट नहीं है ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ओके बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और गवर्नमेंट भी लाइक काफी फोकस करती है इसके ऊपर कि जितना हो सके बायोगैस का आप प्रोडक्शन करें और उसको यूटिलाइज करें इंस्टेड ऑफ सब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस लाइक उसको आप फ्यूल की जगह यूज कर सकते हैं जो आपके कन्वेंशनल फ्यूल है लाइक जैसे आप जो घर में लाइक जो आप घर में एलपीजी यूज करते हैं सीएनजी एलपीजी यूज करते हैं या फिर अदर गैसेस यूज करते हैं ओके सीएनजी यूज करते हैं सो उन फ्यूल का एक अच्छा अल्टरनेटिव है ये और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे हम एलपीजी को बर्न करते हैं सीएनजी को बर्न करते हैं तो बर्न करने से क्या होता है कि उसके जब उसको आप बर्न करते हैं तो बर्न करने से क्या होता है पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं और वो पॉल्यूटेंट जब आप बर्न करते हैं तो वो कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है वो कुछ डिफरेंट लाइक उसका इनकम्प्लीट बर्निंग होती है एलपीजी और सीएनजी को जब बर्न करते हैं सो इट मे बी द एंड वन ऑफ द रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन तो इट बिकम वन ऑफ द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन लेकिन जब अगर बायोगैस को आप बर्न करते हैं तो वो कंप्लीटली CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिससे कोई भी एयर पोल्यूशन की कंडीशन जनरेट नहीं होती है आज के इस लेक्चर में हम बायोगैस का कैसे प्रोडक्शन किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे ओके एंड इसके लिए बेसिकली बायोगैस प्लांट बनाए जाते हैं जिसको हिंदी में वी कैन कॉल इट दी गोबर गैस प्लांट एंड इंग्लिश में वी कॉल इट द बायोगैस प्लांट I think probably you have visited possibly you have visited biogas plant because villages में बहुत जगह इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लाइक उसको फंड देती है और उनको प्रमोट करती है कि बायोगैस प्लांट बनाए ओके विलेजेस में और सिटीज में क्या होता है कि बायोगैस प्लांट को गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि आप बायोगैस प्लांट बनाइए लेकिन सिटीज में कम बनाया जाता है और इवन काफी मैंने ऐसे हाउसेस देखे जो इंडिविजुअली अपने घर पर उन्होंने बायोगैस प्लांट बनाया हुआ है मैंने ऐसे भी देखा है प्रॉब्लम क्या होता है कि हाउसेस में बायोगैस प्लांट बनाने के साथ प्रॉब्लम क्या होती है बायोगैस बनाने की क्या प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअल हाउसेस में कि स्मेल जब बायोगैस को बनाया जाता है तो उसके लिए जो प्लांट प्रिपेयर किया जाता है तो बायोगैस के साथ साथ स्मेल आती है बट वही एक स्मेल एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से इंडिविजुअली हाउसेस पे बायोगैस को बनाना थोड़ा टफ हो जाता है ओके बायोगैस लाइक इज अ मिक्सचर ऑफ different gases okay it contain methane it contain CO2 it contain H2S बट मेजर ऑफ जो कंपोनेंट होता है वो मीथेन का होता है इट प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी व्हिच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल देखिए जब कोई भी माइक्रोब्स किसी भी कंपाउंड को डिग्रेड करके व्हेन इट कन्वर्ट इनटू सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स okay it may convert into some methane it may convert in some carbon dioxide it may convert in some H2S hydrogen sulfide जब when the microbial activity do such kind of thing so वो बहुत different processing के through करती है like sometime aerobic degradation sometime anaerobic degradation sometime fermentation so a different types of process is different types of process happen by microbes
ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस होते हैं जो कि माइक्रोब्स के थ्रू किए जाते हैं। फर्मेंटेशन हो सकता है, कभी एरोबिक डिग्रेडेशन हो सकता है, कभी एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है। कई बार क्या होता है कि या तो सिचुएशन ऐसी होती है या कई बार हमें इनको प्रमोट करने के लिए सिचुएशन ऐसी बनानी पड़ती है, क्योंकि एरोबिक अगर डिग्रेडेशन करा रहे हैं माइक्रोब्स के थ्रू तो आपको सिचुएशन अलग बनानी पड़ेगी। फर्मेंटेशन करा रहे हैं तो आपको सिचुएशन अलग बनानी पड़ेगी। एनारोबिक्स रेस्पिरेशन करा रहे हैं तो सिचुएशन आपको अलग करनी होगी। तो दैट्स व्हाई जितने भी ये माइक्रोब्स की 3 एक्टिविटीज हो गई, फर्मेंटेशन हो गया, एरोबिक हो गया और एनारोबिक हो गया, ठीक है? सो इन तीनों की कंडीशंस अलग-अलग होती है और तीनों के जो प्रोडक्ट भी होते हैं अलग-अलग होते हैं। सम टाइम कंडीशंस ऑटोमेटिक बन जाती है और सम टाइम वी हैव टू मेक ए कंडीशन, वी हैव टू क्रिएट सच कंडीशंस, ओके? You have learned that microbe produce a different types of gases and product during the growth and metabolism. Like you know, like जब microbes, मैंने आपको बताया ना, जब microbes किसी भी substances को degrade करते हैं, so it produce a variety of end product, and वो end product depend करता है कि आप किस process को follow कर रहे हैं. It may be fermentation, it may be aerobic, it may be anaerobic. 3 different type के process हो सकते हैं और 3 different type के process में 3 different type के product बनेंगे. हाँ, ये श्योर है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का सिस्टम अलग है, फर्मेंटेशन का अलग है, एनारोबिक सिस्टम अलग है, ठीक है? तो प्रोडक्ट भी तीनों के अलग-अलग होंगे। अगर आपको जैसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, आप चाहते हो फर्मेंटेशन हो, हमें पनीर बनाना है, हमें लाइक कर्ड बनाना है, तो हमें सिचुएशन ऐसी ही देनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि लाइक लैक्टिक एसिड बने, अल्कोहल बने, तो हमें फर्मेंटेशन कराना होगा। आप चाहते हैं कि मीथेन बने, आप चाहते हैं कि CO2 बने, आप चाहते हैं कि सॉरी मीथेन, बेसिकली मीथेन बने, ठीक है? आप चाहते हैं कि मीथेन बने तो आपको कंडीशंस वैसे ही क्रिएट करनी होगी, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। सो लाइक हर चीज के लिए अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। Or as a bio student, you should know the chemistry behind the aerobic respiration, chemistry behind the fermentation, and chemistry behind the anaerobic respiration. Like CBSE students, you have studied all the thing in 11th, जहाँ पे आपने पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें रेस्पिरेशन एक टॉपिक आता था, जहाँ पे तीनों टाइप को डिस्कस किया जाता था। एरोबिक रेस्पिरेशन को, फर्मेंटेशन को, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तीनों टाइप्स को वहाँ डिस्कस किया जाता है। लेकिन RBSC स्टूडेंट probably you could not be learn like because वो आपका अब आएगा, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ओके? ओके, जब आपको जब आरबीएससी के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगा तो सीबीएसई स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वैसा टाइप नहीं है। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे यूटिलाइज, ठीक है? सो द टाइप द गैस दे प्रोड्यूस ऑन द डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट कौन सा है एंड द ऑन द माइक्रोब्स, डिपेंड ऑन द माइक्रोब। अब देखिए डिपेंड ऑन द माइक्रोब्स का कहने का मतलब क्या है? देखिए फर्मेंटेशन को कराना है तो उसके लिए अलग माइक्रोब्स है, एरोबिक के लिए अलग माइक्रोब्स है, तो एनारोबिक के लिए अलग माइक्रोब्स है। अगर इनकेस ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, सो ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने पे फर्मेंटेशन स्टार्ट, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है? लेट मी क्लियर वन थिंग, ओके? मैं आपको बताता हूं, तो हर एक प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, अगर उसको आप एरोबिक बैक्टीरिया प्रोवाइड करा रहे हैं, सो इट अंडरगो थ्रू द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इन दैट कंडीशन द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू द CO2 plus S2. Okay, if your aerobic respiration take place, so the aerobic bacteria, they degrade the organic substances. When they degrade organic substances, so that it convert into a simple product like CO2 plus S2. ओके, सो यहाँ पे चलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इस केस में केवल एरोबिक बैक्टीरिया ही आपकी हेल्प करते हैं। अगर अगर आप देखेंगे दूसरे साइड अगर फर्मेंटेशन देखते हैं, तो फर्मेंटेशन के लिए क्या है, ईस्ट चाहिए होता है, ठीक है? तो ईस्ट चाहिए होता है, तो अब आपके बनेंगे CO2 बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और इथेनॉल बनेगा। और फिर अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कराना चाह रहे हैं और जिसके लिए बैक्टीरिया है मेथिनोबैक्टीरियम, तो उससे क्या बनेगा, आपका CO2 बनेगा, CH4 बनेगा, CO2 बनेगा, S2 बनेगा और कभी-कभी H2S भी बन जाता है। लेकिन जो मेजर जो आपका लाइक जो कंपोजिशन होता है वो मीथेन का होता है। तो हर एक प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हैं। एरोबिक बैक्टीरिया है एरोबिक रेस्पिरेशन पे, फर्मेंटेशन में ईस्ट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैथनोबैक्टीरियम है। ओके, कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। समटाइम दे फील कि दोनों एक ही हैं,
वैसे अगर आप उनको ऊपर ऊपर से देखोगे ना तो एक ही लगता है, क्योंकि फर्मेंटेशन भी विदाउट एक्शन होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन है विदाउट ऑक्सीजन होता है। ओनली देयर इज अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन द फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज दैट? ओके, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, मतलब ऊपर से देखेंगे, दोनों एक जैसे लगते हैं। फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों एक जैसे लगते हैं अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे। आपको डिफरेंस कब नजर आएगा? जब उसका आप सेलुलर रेस्पिरेशन देखेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो इन द केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन पे: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड द ईटीएस सिस्टम। 12 CBS students you have studied, okay, but I know like the 12 RBS student you have not studied yet. मुझे पढ़ाना होगा, क्यों? मैं पढ़ाऊंगा अलग से आपको। सो द Krebs cycle, glycolysis, Krebs cycle, ETS, these three pathway are for the respiration process, okay। तो अगर तीनों में, अगर ध्यान रखिएगा डिफरेंस आपको कैसे नजर करना है। अगर ETS जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको बताया था, याद करो, ग्लाइकोलाइसिस, Krebs साइकिल, ETS, दे आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन, जो कि सीक्वेंस में होते हैं। पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर Krebs साइकिल होता है, फिर ETS होता है, उसके बाद में फाइनली आपके प्रोडक्ट बनते हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो तीनों उसमें होंगे। पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑक्सीजन अवेलेबल हो गई तो फिर Krebs साइकिल होगा, फिर Krebs साइकिल के बाद में ETS सिस्टम चलेगा, और ETS सिस्टम का जो लास्ट ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होगा वो ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। While in case of the fermentation, कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद में देखा कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो ग्लाइकोलाइसिस से जो पाथवे होता है वो डाइवर्ट हो जाता है और चलने लग जाता है आपका फर्मेंटेशन। अगर ग्लाइकोलाइसिस के बाद में ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जाना चाहिए था Krebs साइकिल में, लेकिन ये पाथ डाइवर्ट होके चला जाता है कहां? फर्मेंटेशन में, जिसमें ईस्ट के थ्रू वो लैक्टिक एसिड एथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। While in case of the anaerobic respiration, जहां पे मैथनोबैक्टीरियम काम करता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? ध्यान रखना, एनारोबिक में भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, एनारोबिक में भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, बिल्कुल ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। बट क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल इसके अंदर चलते हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के साथ बाद में ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है तो Krebs साइकिल चल जाता है, ठीक है, एनारोबिक में। लेकिन जैसे ही ETS आता है, वहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन ना होके कोई अदर कंपोनेंट हो सकता है, वहां पे कोई भी CO2 हो सकता है। अगर CO2 होगा तो मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट मी क्लियर वन थिंग, फर्मेंटेशन देखिए, एरोबिक में तो तीनों स्टेप चलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस भी होगा, क्रैप भी होगा, ETS भी होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होगा, दैट इज रिलेटेड विद द एरोबिक रेस्पिरेशन। बट इन केस ऑफ द फर्मेंटेशन, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाद में सीधा ही सिस्टम डाइवर्ट हो जाता है फर्मेंटेशन की साइड, सीधा सिस्टम फर्मेंटेशन की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं चलता, मतलब आपका Krebs साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलता, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अगर अगर देखा ग्लाइकोलाइसिस के बाद में ऑक्सीजन अवेलेबल है, देन आफ्टर द ग्लाइकोलाइसिस इज मूव टू द Krebs साइकिल, देन इट मूव टू द ETS। इफ द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, देन ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो प्रोसेस होता है वो Krebs साइकिल में ना जाके फर्मेंटेशन की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर हो गया? नाउ अबाउट द एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कभी मतलब है जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बट इसमें बेटा तीनों चलते हैं। याद रखिएगा, मैंने क्या बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद में ऑक्सीजन कुछ हद तक अवेलेबल होता है, कुछ हद तक अवेलेबल होगा, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन अवेलेबल रह जाता है, जिसकी वजह से Krebs साइकिल चल जाता है। लेकिन Krebs साइकिल के बाद जैसे ही ETS चलता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन ना होके CO2 हो सकता है, और जिसकी वजह से वो मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, anaerobic respiration. So that do one thing, just to make a difference from your side, whatever I have discussed with you, just make a difference, okay, just write a difference on your notebook and send to me, okay। So मैं पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया ये कई बार डिफरेंस मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस बहुत जरूरी जानना, वरना बच्चे एट द एंड तक कंफ्यूज रहते हैं कि सर फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन तो एक ही हुआ ना। नहीं बेटा, दोनों ऊपर से एक जैसे लगते हैं, लेकिन सेलुलर लेवल पे देखेंगे तो दोनों में सॉरी बहुत डिफरेंस है। एरोबिक तो है डिफरेंट, ठीक है, ये दोनों ये चलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये दोनों चलते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में चलते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो तीनों के लिए इवन बैक्टीरिया भी अलग है, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया है, यहाँ पे ईस्ट है, ओके, ईस्ट बेसिकली फंगस होती है, ओके, तो ये बैक्टीरिया नहीं, फंगस है। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो मैथनोबैक्टीरियम होगा।
Anaerobic digestion, in the example cited in relation the fermentation of a dough, cheese making and production of beverage that main gas प्रोड्यूस वाज द CO2। याद कीजिएगा जब हमने पढ़ा था लाइक जी जैसे कि जो इडली का डफ होता है, इसके अलावा जो इडली का डफ बनाया जाता है, ठीक है, इसके अलावा किसी अदर कंपोनेंट का भी डफ बनाया जाता है जिसकी वजह से CO2 गैस इतनी ज्यादा बनती है कि फूल जाता है। वो देखा था उसको हाई, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। चीज मेकिंग प्रोसेस होता है तो आपने देखा था चीज भी फूल जाती है। हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप की चीज देखी है। तो उस केस में क्या होता है, मेन गैस क्या होता है, CO2 बनी थी। क्यों? फर्मेंटेशन था। तो फर्मेंटेशन में ध्यान रखना क्या बना उसके अंदर, लैक्टिक एसिड बना प्लस CO2 बना। तो लैक्टिक एसिड और CO2 दोनों बनते हैं। तो लैक्टिक एसिड की वजह से उस डफ का टेस्ट हमेशा खट्टा दिखेगा। आप जैसे इडली का आप खाते हैं, इडली खट्टी दिखती है, चीज लेते हैं तो खट्टा खट्टा होता है ना, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। वो चीज इतनी फूल जाती है, वो इडली जो उसका डफ होता है वो फूल जाता है बिकॉज ऑफ द CO2 गैस। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ डिफरेंट ऐसे मैथनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो करते हैं ऑन सम डिफरेंट सेलुलोजिक मटेरियल, और फिर वो ग्रो करने के बाद में वहां पे उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं अलोंग विद द CO2 प्लस H2O। ये याद रखिएगा। तो देखिए हमने अभी तक पढ़ा ईस्ट के बारे में, वो था फर्मेंटेशन जहां पे लैक्टिक एसिड प्लस CO2 बनता है या फिर इथेनॉल बनता है। ध्यान रखना फर्मेंटेशन के दो प्रोडक्ट होते हैं, मेन दो प्रोडक्ट होते हैं, या तो होता है लैक्टिक एसिड, दूसरा होता है इथेनॉल। अगर लैक्टिक एसिड बनेगा तो लैक्टिक एसिड प्लस CO2 दोनों बनेगा या फिर इथेनॉल बनता है, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ द एनारोबिक सिस्टम, एनारोबिक सिस्टम में एनारोबिकली मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है जब मैथनोबैक्टीरियम इट वर्क ऑन सम सेलुलोजिक मटेरियल, it work on some cellulosic material and that convert the cellulosic material into some different like in some large amount of the methane plus CO2 plus H2। अब cellulosic material क्या होता है, it is a homopolymer of glucose, मतलब एक सेलुलोज के अंदर अराउंड 2500 से 3000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। जो सेलुलोज होता है ना आपका, सेलुलोज बेसिकली एक सेलुलोज के मॉलिक्यूल में 2500 से 3000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। सो उस वक्त एनारोबिकली उसको डिग्रेड किया गया और कन्वर्ट कर दिया मीथेन के अंदर, CO2 के अंदर एंड H2O के अंदर। मीथेन का जो जनरली परसेंटेज होता है 60 to 70% होता है और रिमेनिंग आपके फिर CO2 प्लस H2 होती है, ठीक है। तो ये होता है एनारोबिक सिस्टम, जहां पे आप एनारोबिक सिस्टम पे उसको कंप्लीटली पैक करते हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी कुछ हद तक अवेलेबल होती है जिसकी वजह से पूरा तीनों सिस्टम चलते हैं। ओके, तीनों सिस्टम चलते हैं लेकिन एट द एंड, तीनों सिस्टम चलते हैं लेकिन एट द एंड क्या होता है, एट द एंड क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सेप्टर ना होके कोई मीथेन गैस एक्सेप्टर बन जाती है, लाइक CO2 गैस एक्सेप्टर बन जाती है। जो ये देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, और आई थिंक आपको भी समझ में आ रहा होगा RBSc स्टूडेंट्स को, क्योंकि CBSE स्टूडेंट पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के और अदर्स के बारे में, बट मेक इट, आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, मैं समझा दूंगा। CBSE के स्टूडेंट जानते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, एट द एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ही डिसाइड करता है कि उससे पता चलता है कि आपका फाइनल प्रोसेस क्या था ये, ठीक है। बिकॉज एरोबिक और एनारोबिक में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एरोबिक में भी तीनों सिस्टम चल रहे हैं, एनारोबिक में भी तीनों सिस्टम चल रहे हैं। डिफरेंस कहां पे आया, सिर्फ उसके ETS सिस्टम पे डिफरेंस मिला आपको, ठीक है। So this bacteria are collectively called the methanogens and one such common bacterium is a methanobacterium। देखिए जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, just wait, आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा अबाउट द मैथनोबैक्टीरिया के बारे में। ये जो मैथनोबैक्टीरिया होते हैं ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जरूरी नहीं है कि वो सेलुलोज हो, वो जरूरी नहीं है कि सेलुलोज हो, वो उस कंपोनेंट को किस मीथेन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोनेंट को मीथेन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैथनोबैक्टीरिया। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो किसी भी सेलुलोजिक मटेरियल को मीथेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड द मैथनोजेंस एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज अ मैथनोबैक्टीरियम। This bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during the sewage treatment। मैंने आपको याद कीजिए दिखाया था, पढ़ाया था मैंने उस वक्त आपको। ये बैक्टीरिया देखिए, सबसे बड़ी बात है मैथनो जो बैक्टीरियम होते हैं ये कुछ स्पेसिफिकली जगह प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो ह्यूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं ना, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके ह्यूमन उनके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो सीवेज जनरेट होता है उस सीवेज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। सीवेज जो होता है ना, हमने दिखाया था एरोबिक सिस्टम के टाइम, एरोबिक जब डिग्रेडेशन होता है तो उस वक्त भी लाइक आपका उसमें स्लज बनता है, एरोबिक डिग्रेडेशन के टाइम पे स्लज बनता है, तो उस स्लज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं।
ये स्लज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैंने दिखाया था ना कि जब एरोबिक सिस्टम एरोबिक डिग्रेडेशन होता है तो एरोबिक डिग्रेडेशन में एक टॉपिक बताया था एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। उस एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो आपका नीचे बायोलॉजिकल स्लज बनता है, ठीक है, सेटलिंग टैंक के अंदर, तो उसका कुछ पोर्शन तो हम रिसाइकिल कर देते हैं, रिमेनिंग पोर्शन को हम बायोगैस बनाने में ले जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसका अंदर मैथनोबैक्टीरिया होता है और मैथनोबैक्टीरिया बड़े यूजफुल होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया बहुत कम जगह पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पाए जाते हैं ना ये बहुत यूजफुल होते हैं, ओके। जैसे कि ये बैक्टीरिया गोबर, जैसे कि जो ह्यूमन एनिमल्स होते हैं, लाइक जो कैटल्स होते हैं, लाइक एनिमल्स हैं जैसे कि बफेलो है, काऊ है, गोट है, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जिनमें उनके इंटेस्टाइन के अंदर भी मैथनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। इसलिए तो इनके जो गोबर निकलता है उस गोबर के अंदर भी मैथनोजेंस प्रेजेंट होता है, जिसको आप गोबर गैस बनाने में या मीथेन गैस बनाने में ये इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। दिस बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन ऑफ कैटल, मतलब ये कैटल के अंदर एक ह्यूमन एक स्टोमक का पार्ट होता है, ठीक है। उस ह्यूमन जो होता है जो ह्यूमन स्टोमक का पार्ट होता है कैटल के अंदर, ओके, जिसके अंदर ये मैथनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जब उनका लाइक उनका डंग बाहर आता है, मतलब गोबर बाहर आता है, तो उसके अंदर भी मैथनोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो मीथेन गैस बनाने में। A lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the human, okay। देखिए जो लाइक जो कैटल के फूड में, लाइक जो आपका कैटल का जो फूड होता है, मतलब कैटल के जो ह्यूमन में जो फूड होता है, ठीक है, जिसको बार बार वो डाइजेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि उनके जो सलाइवा होता है, एनिमल्स का सलाइवा बाहर आता है, फिर वो बाहर निकालते हैं, फिर वो बार बार उनका जुगाली करते हैं, मतलब उनका जो जब वो डाइजेशन करते हैं, एक्चुअली ह्यूमन में जब उनका डाइजेशन चलता है सेलुलोजिक मटेरियल का, क्योंकि आपने देखा है कैटल्स ही केवल सेलुलोज को खा सकते हैं, वो घास जैसे कि ग्रास है वो ही खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खा सकते सेलुलोज को। हम स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वैसे तो स्टार्च और ग्लूकोज दोनों, स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर है, बट थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरली डिफरेंस होता है, थोड़ा डिफरेंस आपको स्टार्च और सेलुलोज दोनों के अंदर मिलेगा। तो अब ये जो र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ये तो सेलुलोज को डायरेक्टली खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते, ओके। तो ये जब सेलुलोज को खाते हैं, जब ये सेलुलोज को खाते हैं, तो जब ये सेलुलोज को खाते हैं तो उस ह्यूमन के अंदर ये बहुत सारा फूड मटेरियल कलेक्ट होता है, और जहाँ पे ये उसको डिग्रेड करते हैं, जहाँ पे ये इसको डिग्रेड करते हैं, और डिग्रेड करने के बाद में मीथेन गैस रिलीज करते हैं। तो इवन लाइक द एनिमल्स, दिस कैटल्स जो होते हैं, ये कंटिन्यूअसली मीथेन गैस रिलीज करते हैं जब ये अपने फूड का डाइजेशन करते हैं। जैसे सेलुलोज को खाया उन्होंने, सेलुलोज को खाया मतलब घास को खाया, तो घास जाता है उसका ह्यूमन में होता है मैथनोजेंस, एंड द मैथनोजेंस होता है उस सेलुलोज को डिग्रेड करता है और उससे मीथेन गैस रिलीज होती है। तो जनरली ऐसा भी बोलते हैं कि जो र्यूमिनेंट होते हैं, र्यूमिनेंट भी एक वन ऑफ द रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, मतलब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, मीथेन गैस, दैट्स वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सो ऐसा मानते हैं कि जो र्यूमिनेंट है, ये जो कैटल्स हैं, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्लोबल वार्मिंग। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है। इस ग्लोबल वार्मिंग के सिस्टम पे ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। ये और अभी देखिए तो भगवान ने बनाया है, तो ये चलेगा ही, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। So then human में this bacteria help in a breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle। अब जैसे कि वो फूड ह्यूमन में चला गया, ठीक है, कैटल ने ग्रास को खाया, अब वो ग्रास का सेलुलोजिक मटेरियल होता है, इट मूव इनटू द ह्यूमन। अब ह्यूमन में क्या होता है कि वहाँ पे वहाँ पे क्या ह्यूमन में सेलुलोजिक मटेरियल कलेक्ट हो गया। नाउ द डिग्रेडेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम मैथनोजेंस बैक्टीरिया, एंड डिग्रेडेशन होता है, और डिग्रेडेशन की वजह से देखिए अब सेलुलोज को आपने डिग्रेड किया तो उस कैटल्स को तो न्यूट्रिएंट मिल गए, अब लेकिन साथ साथ वो मीथेन गैस को रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। डू यू थिंक वी ह्यूमन आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन द फूड? नो, नहीं कर सकते। लेकिन आपने सुना होगा अपेंडिक्स ऑर्गन के बारे में, हर एक ह्यूमन में अपेंडिक्स पाया जाता है, इसे बोलते हैं रेसिडुअल ऑर्गन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन है अपेंडिक्स, सब में होता है, हम इसमें भी है, आप सब में अपेंडिक्स प्रेजेंट होगा। एक्चुअली अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स का रोल क्या होता है, अपेंडिक्स का रोल होता है सेलुलोज को डिग्रेड करना। तो ऐसा मानते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है लाइक एनिमल से ही हुआ है। पहले हम लाइक पहले मानते हैं कि मंकी से हमारा बहुत कनेक्टिवली रिलेशन है, पहले हम मंकी थे, ठीक है, ऐसा मानते हैं। फिर उसके बाद में लाइक एक ह्यूमन का ओरिजिनेशन हुआ, ऐसा माना जाता है। तो हमारे अंदर वो जो अपेंडिक्स है ना, वो ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था
सेलुलोज का डिग्रेडेशन पे। अब हम ह्यूमन बन गए, अब हम स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपेंडिक्स स्टिल प्रेजेंट है। तो कई बार आपने देखा होगा, कई बार गलती से अगर फूड खाते हुए, जल्दी जल्दी फूड खाते हुए अगर कोई फूड का मटेरियल अपेंडिक्स में चला गया, तो उससे इतना अनबियरेबल पेन प्रोड्यूस होता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इतना अनबियरेबल पेन प्रोड्यूस होता है अगर गलती से खाते वक्त फूड का अगर एक भी पार्टिकल्स गलती से अगर चला गया अपेंडिक्स के अंदर, सो दैट्स आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो अपेंडिक्स हमारे सबकी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन वो सिर्फ सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए काम आता था। लेकिन अब तो हम घास नहीं खा सकते ना, डाइजेस्ट नहीं होगा। हम पत्ती नहीं खा सकते ना, नहीं खा सकते। वो एनिमल्स खा सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर स्टिल वो डिग्रेडेशन होता है, हमारे अंदर नहीं होता। ओके, कई बार तो इतना डेंजरस पेन होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जब फ्रीक्वेंटली पेन हो रहा है, अपेंडिक्स पेन हो रहा है, तो अपेंडिक्स को कटवा दीजिए, क्योंकि अपेंडिक्स का काम ही नहीं है। ओके, The excreta of cattle, commonly called the gobar, is rich in this bacteria. मैंने बताया ना कि जो कैटल्स का जो डंग बाहर निकलता है, उस डंग के अंदर, उस गोबर के अंदर ये लाइक जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, एंड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप गोबर गैस बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं उस डंग को। देखिए, ये है आपका एक बायोगैस प्लांट। इस बायोगैस प्लांट के अंदर क्या क्या है, देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये बेसिकली जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं, जो मतलब पूरा गोबर गैस प्लांट होता है, उसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं। डाइजेस्टर का मतलब होता है डाइजेस्ट करने वाला, ठीक है। यहाँ से आपने डंग वाटर डाला, मतलब डंग की स्लरी बनाई जाती है। डंग वाटर क्या होता है, गोबर होता है, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं और उसकी स्लरी बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने स्लरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब वाटर प्रेजेंट होता है तो उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है, ठीक है। माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करना बड़ा आसान होता है। माइक्रोब्स को अगर थोड़ा सा अगर वाटर की प्रेजेंस मिल जाए तो माइक्रोब्स बड़ा अच्छा काम करते हैं। अगर आप बिल्कुल प्योर सॉलिड फॉर्म डाल देंगे डंग का, तो माइक्रोब्स को टाइम लगेगा डिग्रेड करने में, और कई बार क्या होता है, माइक्रोब उतनी एफिशिएंटली डिग्रेड नहीं कर पाते। इसलिए डंग के साथ में थोड़ा सा पानी मिक्स कर देते हैं, हल्का नहीं कि पूरा ही आप पानी ही पानी हो जाए, डंग रहे ना, थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया, उसकी स्लरी बना दी, एंड स्लरी को बनाने के बाद में देन वी स्टोर इन दिस डाइजेस्टर, स्टोर कर दिया। आफ्टर द स्टोरेज के बाद में यहाँ पे ये पूरा कंप्लीटली कवर होता है, ठीक है। ये कंप्लीटली पूरा कवर होता है, जिसमें ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कोई भी पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का कोई भी पेनिट्रेशन इसमें नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में देन डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन के बाद में क्या होता है कि इसमें जो डाइजेस्टर होता है, ये आपके जितने भी स्टार्च कंपोनेंट है या कोई भी कंपोनेंट है, उसका डिग्रेडेशन होता है, उसका एनारोबिकली डिग्रेडेशन होता है, इन द एब्सेंस ऑफ डिग्रेडेशन होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ डिग्रेडेशन होता है, जिससे बनती है मीथेन प्लस CO2, और ये इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है। एनारोबिक प्रोसेस से स्लो होता है। एरोबिक प्रोसेस को होने में अगर आप एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, मान के चलो एक इंडस्ट्रियल स्केल पे काम कर रहे हैं, तो एरोबिक प्रोसेस को होने में 4 दिन लगते हैं, सॉरी 4 आवर्स के अंदर टाइम हो जाता है पूरा, मतलब 2 to 4 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट काम हो जाता है। लेकिन एनारोबिक प्रोसेस को अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो कम से कम इसको 20 दिन लगते हैं, मतलब मीथेन गैस को प्रोड्यूस होने में। सोचिए, एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2O निकलेगी, वो 2-3 घंटे के अंदर अपना काम कर देगा। लेकिन एनारोबिक के लिए 20 दिन, कहाँ 4 घंटे, कहाँ 20 दिन, बट ये ज़्यादा मोर एफिशिएंट होता है, क्योंकि इससे मीथेन गैस बनती है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गैस बनी, आपने गैस को यहाँ पे बाहर निकाल लिया, फिर आप इसको जहाँ चाहो यूटिलाइज कर सकते हो, अप टू यू। फिर यहाँ स्लज बनता है, मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी, देखिए आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स का भी एक रोल है, और एक चीज आपको पता है, द एनी सिस्टम कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट, मतलब अब उसको 100% तो ऑक्सीजन प्रेजेंट 100% तो आप मीथेन गैस में प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। 80% अगर मीथेन में प्रोड्यूस हुआ है, तो 20% कुछ वेस्ट भी बनाएगा। 100% ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी वर्क, मतलब कोई भी सिस्टम 100% काम नहीं करता ना। आप अपने बाइक के अंदर फ्यूल डालते हैं, तो 100% वो एवरेज देता है, नहीं देता, 60 to 70% ही एवरेज देता है। इसके अलावा 40% उससे फ्यूल बाहर निकल, उससे लाइक गैसेस, साइलेंसर के थ्रू गैस बाहर निकल जाती है। बट यहाँ पे भी यही होता है, अगर आपका 60 to 70% मीथेन गैस बना है, तो 30 to 40% स्लज बनता है, और यहाँ पे कलेक्ट कर ले जाता है। उस स्लज को आप डिफरेंट प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा मैंने डायग्राम मिला था, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ज्यादा दिमाग में मत रखिएगा डायग्राम को, मतलब कि प्रोसेस को थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे क्या है, ये कैटल है, मतलब गाय, मान लीजिए हमारी गाय माता है। सो इनके जैसे कोई भी कैटल, जैसे कोई भी गाय, किसी भी, जैसे उन्होंने किसी भी घास को खाया,
ठीक है, अब इसकी प्रोसेसिंग चलती है, देखिए 1 2 3 4 लाइक दैट प्रोसेसिंग चलती है, फिर वो गोबर के फॉर्म में वेस्ट को खा जाता है। अब जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, ठीक है? आपने फूड खाया, एनर्जी निकली, एनर्जी बनी आपके बॉडी के अंदर, अब 100% तो एनर्जी नहीं बनी ना, उसका कुछ ह्यूमन वेस्ट भी तो निकलता है। वैसे ही केटल्स है, डंग के फॉर्म में एनर्जी निकालते हैं, वो केटल्स में क्या होता है, वो घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, फिर वो डंग रिलीज़ करते हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें लाइक कुछ नहीं होता, वो वेस्ट मटेरियल है, वो स्लज है एक तरह का, तो वैसे स्लज वहाँ प्रोड्यूस हो रहा था। अब जैसे क्या होता है कि 4 प्रोसेस होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहला प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस, जैसे कि किसी भी एनिमल ने एक ग्रास को खाया, तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि आपका कोई भी स्टार्च या कोई भी जो बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है ना, बड़ा-बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मान के चलो स्टार्च है। स्टार्च के अंदर भी लाइक आप एक्चुअली सेलुलोज मानते हैं। स्टार्च सेलुलोज के अंदर 2500 से 3000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। मतलब स्टार्च की जो सेलुलोज की बड़ी-बड़ी जो चैन होती है, उनको ब्रेक कर करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो पहला प्रोसेस हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया। नाउ इन अ सेकंड प्रोसेस आपका जो ग्लूकोज होता है एसिड के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, एसिडोजेनेसिस, मतलब एसिड के अंदर उसको लाइक एसिड के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। ये प्रोसेस है, ये फर्मेंट, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एसिडोजेनेसिस होता है, क्योंकि अब एसिडोजेनेसिस हुआ, तो एसिडोजेनेसिस के बाद में एसिडोजेनेसिस हुआ, तो उस एसिडोजेनेसिस में एसिड बनाया जाता है। सबसे पहले उसको एसिड बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें नहीं है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तो सबसे पहले उस जो हाइड्रोलाइसिस हुआ उसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब एसिड में कन्वर्ट करने के बाद में फिर उसको कन्वर्ट करते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं एसिडोजेनेसिस, मतलब आपने उसको एसिड में, अब जैसे कि आपने कुछ भी खाया, सेलुलोज को कुछ भी खाया कैटल्स ने, तो उसको हाइड्रोलाइसिस करके उसको सिंपल मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो आपका सेलुलोज था, जो 2500 से 3000 ग्लूकोज की चैन का बना हुआ है, उसको आपने डिग्रेड करके सिंपल ग्लूकोज के मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका एसिडोजेनेसिस होता है, मतलब एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, लाइक जैसे कि एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, it may be like ethanol, okay, sometime it may be like any lactic acid, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको कन्वर्ट किया जाता है एसीटेट के अंदर, ठीक है। फिर होता है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस में एसिडोजेनेसिस जो एसिड बना है उसको एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं, और फर्दर फिर आपका जो एसीटेट बनता है उसको मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, और मीथेन उसके डंग से बाहर आ जाता है। डंग के साथ में डंग, देखिए मीथेन जो होगा वो भी बाहर निकल जाती है, और साथ साथ जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी डंग के साथ में बाहर आ जाते हैं। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर नहीं समझ में आया डजंट मैटर, मैं आपको कभी दूसरे तरीके से आपको समझा दूंगा। बस ये समझने के लिए डायग्राम मुझे लगा अच्छा, तो मैंने बना दिया। ये केमिस्ट्री है, द केमिस्ट्री बिहाइंड, सम बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं, द केमिस्ट्री बिहाइंड द गोबर गैस एंड द बायोगैस प्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहला हाइड्रोलाइसिस होता है, फिर एसिडोजेनेसिस होता है, फिर एसिटोजेनेसिस होता है, फिर मेथनोजेनेसिस होता है। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया फिलहाल तभी माइंड में मत रखिएगा। ओके, अभी ये लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी केमिस्ट्री है। द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ ए बायोगैस, एक चीज याद रखना, लेकिन अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हो तो ये चारों प्रोसेस आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल में आता है। मेडिकल में तो क्या है ना, अगर आपको एक लाइन दी गई है ना तो उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी तो नहीं बट एटलीस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए। सो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्लाइड इंपॉर्टेंट है। द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ द बायोगैस, जिसमें मीथेन का परसेंटेज सबसे हाई रहता है 50 टू 75%, देन फिर CO2 का होता है 25 टू 50%, फिर नाइट्रोजन, और लेकिन ये अदर गैसेस बहुत कम होती है। मेजर ऑफ कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, या फिर H2S स्मेल की वजह से होता है 0 टू 3% होगा। तो मीथेन का कंपोजिशन सबसे ज्यादा हाई रहता है। एक बार मेडिकल में आ भी चुका है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मीथेन गैस इन अ बायोगैस, ठीक है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि कैटल्स जो होते हैं, कैटल्स बायो लाइक ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अब वो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो भगवान ने ही बनाया उसको, क्योंकि हमने थोड़ी ना उसके रूमिनेंट में जाके मेथनोजन बैक्टीरिया फिट किए, वो हमने नहीं किए ना, वो तो ऑटोमेटिक भगवान ने इसको सेट किया ऐसा, ठीक है। बायोगैस प्लांट में क्या होता है कि अगर आपको मैं चलो विजिट करा दूंगा, बायोगैस प्लांट अलवर में भी है। मैं आपको अलवर में एक तरुण एक नाम मुझे भूल गया, सॉरी, मैं आपको विजिट कराऊंगा। मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाऊंगा, वेन एवर द सिचुएशन विल बी द नॉर्मल, मैं आपको तरुण भारत संघ नाम है उनका, तरुण भारत संघ, उनके एक मेन पर्सन है,
उनके एक मेन लाइक हु इज मेन पर्सन जो टेक केयर कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र जोशी। डॉक्टर राजेंद्र जोशी रियली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ उनसे, मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे, और आपको रियली में मिलना चाहिए उनसे। ही इज कॉल्ड द वाटर मैन ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में लाइक ही इज वन ऑफ द रेप्यूटेड पर्सन। और अलवर के वो थानागाजी डिस्ट्रिक्ट में और सरिस्का के पास में उनका ये एनजीओ चलता है, तरुण भारत संघ। वो वाटर के कंजर्वेशन पे काम करते हैं। इवन इवन ही वाज आल्सो इनवाइटेड बाय द मिस्टर अमिताभ बच्चन इन द केबीसी। आपने केबीसी में देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र जोशी का एक केबीसी में इनवाइटेड किए गए थे, वाटर मैन ऑफ इंडिया। इवन ही इज अ लाइक सो फेमस पर्सन एंड ही गेव देयर लेक्चर इन द आईआईटीज आल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीएचडी करवाते हैं और आईआईटीज में इनके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं। ही इज लाइक वन ऑफ द सेलिब्रिटी इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, वन ऑफ द सेलिब्रिटी। बहुत महान इंसान है रियली में। आपको हमारे पास में ही है, थानागाजी में उनका ऑफिस है और अलवर में सरिस्का के पास में इनका ऑफिस है, तरुण भारत संघ का। आई बिलीव आई लाइक आई प्रॉमिस यू, मैं आपको ले चलूंगा, वहां पे सारे प्लांट वहां देखेंगे, सब कुछ वहां अवेलेबल उन्होंने करा रखा है। और जो वाटर को कंजर्व, उन्होंने अलवर में ना जाने कितनी रिवर को कंजर्व करने की लड़ाई की है। इज लाइक ए सोशल पर्सन, बहुत अच्छे पर्सन है। लाइक इवन आई थिंक उनको कुछ लाइक इनको एक कुछ अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी हैं। ही इज कॉल्ड द वाटर मैन ऑफ इंडिया। मतलब पूरे, क्योंकि इन्होंने वाटर पे इतना काम किया है, इतना वाटर कंजर्वेशन पे काम किया है, लाइक यू शुड नो। सो ओके, सो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ये बायोगैस प्लांट के बारे में। मैं आपको आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको वो प्लांट जरूर दिखाऊंगा। ओके, सो बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक जो कि 10 से 15 मीटर डीप होता है, जिसके अंदर हम, जिसमें दिखाया था डाइजेस्टर, वो 10 से 15 मीटर डीप होता है, जिसके अंदर हम बायो वेस्ट को फिल कर देते हैं। अभी देखिए, बायो वेस्ट आपका कुछ भी हो सकता है। आपका कोई लाइक एनिमल डंग हो सकता है, या कई बार अगर आपके पास एनिमल डंग नहीं है तो आप जो होता है ना, जिसके पत्ते जो कई बार टूट फूट के गिर जाते हैं, पत्ते, घास फूस होती है, वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डंग की स्लरी बना के आप उसमें फीड कर सकते हैं। फिर एक फ्लोटिंग कवर होता है जो कि स्लरी के ऊपर फ्लोटिंग कवर होता है जो कि स्लरी के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। ओके, क्योंकि फ्लोटिंग कवर इसलिए होता है क्योंकि फ्लोट करके वो बताता है कि गैस का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, विच कीप्स ऑन राइजिंग ए गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। Biogas plant has an outlet which is connected to a pipe supplied to the biogas to the nearby houses। मतलब अगर आपको nearby houses, जो कई बार होता है villages में, तो even biogas को इतना लेवल पे इंस्टॉल किया गया है कि जिससे कि nearby houses में, जहाँ पे आपके हम लाइक उनकी इलेक्ट्रिसिटी में, किचन के लिए हम गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। The spent slurry is removed through the another outlet and may be used as a fertilizer. Like spent slurry, it means the waste material. वो आपका एक उसको आप लाइक सीवेज मटेरियल होता है, स्लज होता है, जिसको फर्दर आप फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हो। मैं दिखाया था ना, एक स्लज बन रहा होता है नीचे की तरफ, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, उसको आप यूज कीजिए, आप उसको फर्टिलाइजर की जगह यूज कर सकते हो। ओके, cattle dung is available in large quantity in rural area where the cattle are used for the variety of purpose. Okay, इसलिए बायोगैस प्लांट को रूरल एरियाज में बनाया जाता है। तो देखिए, ये फंक्शन है, किचन गैस में यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट में आप यूज कर सकते हैं, और इवन व्हीकल फ्यूल में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये पिक्चर मिला था मुझे, व्हीकल फ्यूल में देखिए आप यूज कर सकते हैं उसको, मीथेन गैस को। बहुत ही बेस्ट तरीका है। लेकिन मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं ना बेटा, चलो मैं आज तक तो आपको थ्योरेटिकल तो बता ही दिया मैंने आपको, मैं रियलिटी भी आपको बताता हूँ। रियलिटी ये है कि बायोगैस प्लांट गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, और कई भी काफ़ी जगह लाइक जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस में, उनको मैंडेटरी भी होता है बायोगैस प्लांट बनाना। ओके, बट कई फार्म हाउसेस होते हैं तो बहुत लगे अपने बायोगैस प्लांट बनाते भी हैं, लेकिन एग्जैक्टली द सिचुएशन ये होती है बेटा, आधे बायोगैस प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। रियलिटी है, मैंने बहुत सारे बायोगैस प्लांट विजिट किए हैं, वहाँ पे आधे बायोगैस प्लांट काम ही नहीं कर रहे हैं, बस बना के छोड़ दिया। जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है जब तक बायोगैस प्लांट दिखता है, लेकिन जैसे ही अप्रूवल मिल गया, बायोप्लास गैस प्लांट बंद। और कभी विजिट भी होगा तो बायोगैस प्लांट चालू करके दिखा देंगे, मीथेन गैस दिखा देंगे, बन रही है। ये होता है सिस्टम, रियल में इतना करप्ट हो चुका है, जिसकी वजह से तो बेटा एक्चुअली जो चीज़ होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पा रही है। ओके, द बायोगैस दैट प्रोड्यूस इन यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, आप लाइटनिंग में यूज कर सकते हैं, कुकिंग में यूज कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका दिल्ली के अंदर, दिल्ली में पूसा रोड पे मैंने विजिट किया हुआ है, फिर मेरे काफ़ी सारे नॉन पर्सन भी साइंटिस्ट हैं जो IRI में काम कर रहे हैं। कभी होगा तो मैं आपके लिए एक्सपर्ट लेक्चर इनसे रखवा दूंगा, IRI से काफ़ी मेरे साइंटिस्ट, नॉन साइंटिस्ट जो इसमें काम कर रहे हैं। एंड खादी विलेजेस कमीशन, KVIC के एंड या एक्स्ट्रा आ गया, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, KVIC बोलते हैं, ये बेसिकली इस फील्ड में काम कर रहे हैं।
अगर आपके जैसे इसमें जितना लिखा हुआ है कि अगर आपके घर के आसपास कोई बायोगैस प्लांट है तो यू शुड विजिट इट। ओके, सो आई मेक यू प्रॉमिस कि मैं आपको विजिट कराऊंगा तरुण भारत संघ में, और आपको मिलना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र जोशी में। एंड वहाँ पे बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट विजिट करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट विजिट करते हैं, इवन कितने सारे आईआईटी के प्रोफेसर उनसे नॉलेज लेते हैं। यू शुड ऑल्सो टेक। ओके, so it was about the short topic about the formation of methane gas with the help of some anaerobic digestion. अब हमारा टॉपिक होगा माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। देखिए, माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, लाइक हम माइक्रोब्स को एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर सकते हैं। अब बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जैसे कि जब एग्रीकल्चरिंग की जाती है तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? पेस्ट को रिमूव करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसलिए यूज करते हैं ना। वो क्या है? बायोलॉजी। अब पेस्ट क्या है भैया? पेस्ट कोई आर्टिफिशियल चीज तो है नहीं, वो बायोलॉजिकल चीज है। तो हम उसको हम क्या करते हैं, हम उसको खत्म करने के लिए केमिकल देते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या है? लाइक जो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो तो क्या होते हैं आपके इंसेक्टिसाइडर्स हैं। वो क्या होते हैं आपके? वो तो केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स को खत्म करते हैं, पेस्ट को खत्म करते हैं। पेस्ट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम चाहें तो माइक्रोब्स को भी ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या यूज कर रहे हैं? हम केमिकल यूज कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए। अगर हम चाहें तो माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ए पेस्टिसाइड्स, इंस्टेड ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंस्टेड ऑफ ए फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूं, लाइक डीडीटी है। ओके, इसके अलावा मोनोक्लोरो लाइक मोनोक्रोटोफॉस है। तो ये सब ये लाइक ऐसे खतरनाक केमिकल है जिसका इम्पैक्ट प्लांट पे तो पड़ता ही है, आसपास की ह्यूमन कम्युनिटी पे भी पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा। तो हम माइक्रोब्स को यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स। मैं आपको बताऊंगा, ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सो द बायोकंट्रोल रेफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग एंड प्लांट डिजीज एंड द पेस्ट। मतलब जो पेस्ट को हम कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज अ वैरायटी ऑफ बायोकंट्रोल, वैरायटी ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। In a modern society, this problem have been tackled increasingly by use of chemical, by use of insecticide या by use of pesticides। ठीक है। सो देखिए क्या हो रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आप भी देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कंटिन्यूअसली पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का में स्प्रे करना पड़ता है। और स्प्रे करने के बाद में क्योंकि उनका काम है पेस्ट खत्म करना, क्योंकि अगर वो पेस्ट को नहीं किल करेंगे तो पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को खा जाएंगे, और जो एक फार्मर को रेवेन्यू होना चाहिए वो नहीं होता। तो वो अब ओबी बात है, एक फार्मर को तो आपको फिलहाल तो उनको रेवेन्यू से मतलब होता है। ओबी बात है, रेवेन्यू भी उनके लिए बहुत जरूरी है। तो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए वो ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, जिसकी वजह से अब इम्पैक्ट क्या होते हैं। देखिए याद रखिएगा, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर। तो मैंने ये देखा कि 90% ऑफ पेस्टिसाइड, 98% ऑफ पेस्टिसाइड्स जैसे कोई स्प्रे करता है तो हवा में, वो एयर में और सॉइल में चले जाते हैं कि वो 2% पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वो टारगेट प्लांट तक पहुंचते हैं। मतलब 98% तो आपने वेस्ट ही किया ना। वो तो आसपास जाके पूरे एरिया को कंटामिनेटेड कर दिया, पूरे एरिया को खत्म कर दिया उसने। वो आपके वेजिटेबल्स में आ गया, वो आपके एयर के अंदर आ गया, वो आपके ग्राउंड वाटर के अंदर आ गया। और वो पेस्टिसाइड्स बेटा कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर प्रोड्यूस करता है, ये कैंसर करता है। पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा वन ऑफ द मेजर कार्सिनोजेनिक। इसलिए पंजाब में भटिंडा के बारे में देखेंगे तो भटिंडा में ऐसा बोलते हैं, पंजाब में कुछ ऐसे विलेजेस हैं, पंजाब में मतलब भटिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे मतलब कुछ छोटे छोटे विलेजेस जिसके हर एक पर्सन के ब्लड के अंदर पेस्टिसाइड का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और कहते हैं हर घर में से एक पर्सन को कैंसर है। ऐसा वहाँ पे विलेजेस में देखा गया। ओके, these chemicals are toxic, extremely harmful for the human being, animals, okay, alike, have been polluting our environment also, soil, groundwater, fruit, vegetable, crop, plants। इसलिए तो क्या होता है, हम कहते हैं ना सब्जी को वॉश करके खाना चाहिए क्योंकि उसके बाद पेस्टिसाइड्स होते हैं। Our soil is also polluted through the use of weedicides to remove weeds को रिमूव करने के लिए कई बार क्या होता है कि हम कुछ weedicides यूज करते हैं, तो वो इसकी वजह से क्या होता है, हम ये नहीं देखते कि वो सारा नेचर के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस नेचर को भी खत्म कर देता है। जैसे कि आपको इंसेक्ट है, लाइक आपके सामने इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट को खत्म करने के दो तरीके हैं, लाइक आपने इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज किया, ठीक है, नो डाउट आपका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मर जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगा
इट किल्स द इंसेक्ट बट हार्मफुल टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, मतलब आसपास के इन्वायरमेंट को वो हार्म कर देता है, वो जाके सॉइल में मिक्स हो जाएगा, वो जाके वाटर में चला जाएगा, वो जाके एयर में चला जाएगा, अब वो आप इनहेल करेंगे, उसी पानी को आप पीने में यूज करेंगे, उसी सॉइल में आप बच्चे भी खेलते हैं, बहुत कुछ होता है, और सॉइल की धीरे धीरे भी जो उसकी जो ह्यूमिक कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंसेक्टिसाइड की जगह बायो कंट्रोल एजेंट अगर आप यूज करते हैं, नो डाउट आपके इंसेक्ट भी मरते हैं, लेकिन साथ साथ आपके एनवायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं होता। बताएंगे आपको मैं बहुत सारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं डिस्कस करूंगा। ये देखिए ना पेस्टिसाइड्स का कैसे स्प्रे किया जाता है और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है। देखेंगे इसमें अगर आपसे कहे ना फाइंड द मिस्टेक्स, न्यूज़पेपर में आता है ना कि आपके सामने पिक्चर होता है फाइंड द मिस्टेक्स, तो अगर आप इसमें मिस्टेक्स फाइंड करेंगे ना क्या क्या मिस्टेक्स है, सबसे पहले मिस्टेक देखिए क्या है इसमें, जो पर्सन स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन स्प्रे कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं देख रहे हैं कि ये इंसेक्टिसाइड का जो इन्होंने ये स्प्रे कर रहे हैं कि इनको भी हार्मफुल होता है। तो ना उनका माउथ कवर है, ना उन्होंने मास्क लगा रखा है, और ना उनके हाथ जो ग्लव्स उन्होंने पहन रखे, बेयर हैंड है, बेयर माउथ है। देखिए ये इनके इनहेल भी कर सकते हैं, ये इनके हैंड को भी कंटामिनेटेड कर सकता है, सोचिए। और अगर आप एक एग्रीकल्चर पर्सन का रियल में अगर उनको ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो उनमें आपको पेस्टिसाइड्स का अमाउंट जरूर मिलेगा उनके ब्लड में। ओके, सो दैट्स इज द रॉन्ग वे। इसलिए तो इंडिया में कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को चेंज करके नॉन कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की तरफ, सिस्टम की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिससे कि पेस्टिसाइड्स का देखिए महंगा भी बहुत होता है, और एक फार्मर्स को जरूरी पड़ता है, वरना उनकी पूरी पेस्ट उनकी पूरी क्रॉप को खा जाते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट को भी तो देखना पड़ता है ना। ओके, हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया हो, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे स्पीड भी रखना पड़ेगा ना। ओके, सो चलते हैं अब, आपसे हम कंटिन्यूस आपसे मैं मिलूंगा, अब आपको छोड़ूंगा नहीं, कंटिन्यूस आपको लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।